हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का, है ना। इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? फिजिक्स फंडामेंटल्स, यूनिट मेजरमेंट, मास, वेट एंड डेंसिटी। ओके ना। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम लोगों ने जो सिलेबस है, सिलेबस को एक सीक्वेंस वे में अरेंज कर दिया, यानी लेक्चर के फॉर्म में अरेंज कर दिया है। इस लेक्चर में हम लोग ये टॉपिक को कवर करेंगे, इसमें ये टॉपिक को कवर करेंगे। तो आज जो लेक्चर नंबर 2 का जो टॉपिक ऑफ द डे है, वो टॉपिक ऑफ द डे क्या है हमारा? फिजिक्स फंडामेंटल, यूनिट मेजरमेंट, मास, वेट एंड डेंसिटी। ओके ना। यानी इस 5 टॉपिक को मैं कंप्लीट करूंगा इस वाली वीडियो में। और ये वीडियो हमारा लगभग मान लो कि 30 से 35 मिनट का ही रहेगा, मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। देखो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फिजिक्स, ठीक है ना। ये कहो कि पूरा फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स है ना, फिजिक्स का फंडामेंटल है। इसमें क्या आपको देखना पड़ इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा कि बहुत ही बेसिक बेसिक चीज को मैं बता रहा हूँ, बहुत बेसिक बेसिक चीज को बता रहा हूँ मैं, जो आप पहले कभी पढ़े हो, है ना। आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होगे तो आपने इन सब चीजों के बारे में स्टडी किया होगा, कभी ना कभी तो स्टडी किया होगा, या कभी ना कभी आपके ये माइंड से गुजरा होगा, ये सब चीजें माइंड से निकला होगा, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा बोरिंग भी फील होगा, थोड़ा सा लगेगा कि भाई क्या पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं करना। लेकिन जो मैं यहाँ पे एक पॉइंट्स वाइज भी बताऊंगा, कुछ चीजों को ऐसा करूंगा कि मैं पॉइंट्स वाइज भी स्टडी करूंगा, मैं बताऊंगा कि देखो ये से यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता है। देखो मेरे पास एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही बैठा हूँ, एक्सपीरियंस है तब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। और क्वेश्चंस के एनालिसिस भी मैं करता हूँ, ऐसा नहीं भाई तुरंत आया भाई पढ़ाने लग गया, एनालिसिस करता हूँ मैं क्वेश्चंस का, ठीक है। जब मैं क्वेश्चंस का एनालिसिस करता हूँ तो देखता हूँ कि क्वेश्चन टॉपिक से किस तरीके से पूछता है ना। तो टॉपिक्स जब मैं पढ़ा, जैसे अभी मैं इसके बारे में स्टडी कर रहा था, फिजिक्स फंडामेंटल, यूनिट मेजरमेंट, मास, वेट एंड डेंसिटी के बारे में सोचा कि मैं डिस्क्रिप्शन देखता हूँ अपनी, मेरे को जो, क्योंकि मुझे पढ़ाना है तो मुझे उसके पीछे कुछ ना कुछ मेहनत करना पड़ेगा। जब इसके पीछे मैं पढ़ रहा था तो मैंने इसका जब क्वेश्चंस को देखा था, क्वेश्चन देखा कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें से थ्योरी में क्वेश्चन नहीं आ रहा है, लेकिन जो मैंने कीवर्ड्स बताया उस कीवर्ड्स में क्वेश्चन वैसा वैसा पूछ रहा है, ठीक है। तो मैं उस कीवर्ड्स पे भी फोकस कराऊंगा, ओके ना। तो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा मैं, इसलिए अभी मैं बताऊंगा तो फिर आप पूरा बाउंस कर जाओगे, आप मेन कंटेंट को ही छोड़ दोगे, फिर जाके उस पर ही फोकस कर लोगे। इसलिए पहले मेन कंटेंट पे ध्यान दो। अगर आप एक बार पूरा बल्कि में ऐसा थ्योरेटिकल पूरा समझ जाओगे ना थ्योरी, तो आपको छोटा छोटा पॉइंट्स भी आपको समझ में आने लग जाएगा, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं, अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो हमारा टेलीग्राम लिंक पे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे मैं सारा कुछ डाल रखा हूँ, मैं सब इसका सारा सिलेबस डाल रखा हूँ। और वहीं पर मैं इस यूट्यूब वीडियो का लिंक भी शेयर करता हूँ, ओके ना। कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन वगैरह आता है, एडवर्टाइजमेंट आता है तो मैं वहाँ पे शेयर कर देता हूँ। तो अगर टेलीग्राम का लिंक चाहिए आपको तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, वहां से आप उसको ज्वाइन कर लो, उस ग्रुप को जाकर ज्वाइन कर लो। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, फिजिक्स फंडामेंटल, यूनिट मेजरमेंट एंड मास एंड डेंसिटी, मास, वेट एंड डेंसिटी, ओके। तो देखते हैं सबसे पहला, यहाँ पे हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप सिलेबस देखोगे ना, थोड़ा सा सिलेबस को एक बार देखना जाके खोल करके भी, जैसे मैं बता दे रहा हूँ, जो सिलेबस अपना बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला हमारा फिजिक्स फंडामेंटल्स है ना। सबसे पहले आप सिलेबस को खोलना, तो जो पहला टॉपिक आपको मिलेगा वो फिजिक्स फंडामेंटल मिलेगा ना। फिजिक्स फिजिक्स फंडामेंटल, मैंने उसका नाम दे दिया फंडामेंटल, ओके ना। फिजिक्स फंडामेंटल में क्या क्या पढ़ना है मुझे? इसमें जो आप क्लास 9 में जो फिजिक्स पढ़ते हो ना, क्लास 9 में, जैसे मान लो सपोज आप डेंसिटी के बारे में पढ़ रहे हो, आप फोर्स के बारे में पढ़ रहे हो, मोशंस के बारे में पढ़ रहे हो, रेक्टेंगुलर मोशन के बारे में पढ़ रहे हो, मतलब जो भी टॉपिक्स आप पढ़ रहे हो, प्रोजेक्टाइल मोशंस के बारे में पढ़ रहे हो, आप वर्क पावर एनर्जी के बारे में पढ़ रहे हो, है ना, कुछ भी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हो, तो जो छोटे छोटे जो पार्ट्स होता है ना, उस पार्ट्स को जो पढ़ोगे, यानी 9-10 वाला जो टॉपिक अपने पास है, उस 9-10 वाला टॉपिक को मैं फिजिक्स फंडामेंटल्स का नाम दे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि इसके बाद भी अपने को पढ़ना है। जो आपके पास 11-12 में जो पढ़ते हो आप, वो आप एक सबसे पहले पढ़ते हो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी है ना, इलेक्ट्रिसिटी। अब ऐसा नहीं कि इसको 9-10 में नहीं पढ़ते, 9-10 में थोड़ा सा पढ़ते हो, कुछ ज्यादा पोर्शन नहीं पढ़ते, उसमें सिर्फ कॉम्बिनेशन वाला सर्किट पढ़ते हो, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, सिर्फ ये चीज पढ़ते हो। रजिस्टर क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है, इंडक्टर क्या होता है, इतनी आप जानते हो 9-10 में। लेकिन जब 11 में आप सब्जेक्ट में आओगे, 11 की फिजिक्स में आओगे, तो इलेक्ट्रिसिटी अच्छा डीपली वे में एनालिसिस किया गया है। इलेक्ट्रिसिटी जो है ना, वो अच्छे से डीपली वे में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, सभी के बारे में अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। तो हम लोग यहाँ पे इस चीज की स्टडी करेंगे, ठीक है। ये सेकंड पार्ट अपना हो गया। फिर थर्ड पार्ट को देखोगे तो यहाँ मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है ना, मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ना है, सिंपली कह लो मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ना है, यहाँ पे मैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ना है। यहाँ पे जो भी मैग्नेटिक के रिलेटेड जो भी पार्ट्स आता है, जो भी भाई अपने पास टॉपिक्स आएगा वो यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। एंड फोर्थ टॉपिक जो हमारा रहेगा, हमारा जो ब्रांच से रिलेटेड जो सब्जेक्ट है ना, जो ब्रांच वाला सब्जेक्ट है, ब्रांच सब्जेक्ट। ब्रांच सब्जेक्ट कहने का मतलब ये हो गया अपना कि आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हो, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हो, मेजरमेंट पढ़ रहे हो, कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर हो गया, और अदर भी जो भी चीज सब्जेक्ट्स होते हैं वो उसमें ब्रांच पेपर पढ़ेंगे। तो मान लो मैंने बताया था लास्ट टाइम में कि ये जो इतना अपने को कवर करना है, 1 से लेकर 3 तक जो कवर करने में टाइम अपने को लगेगा, 1 लेक्चर से लेकर, मान लो अपने को ये 11 या 12 लेक्चर मैंने वहां पे दिया था, मेंशन किया था कि ये 10 से 12 लेक्चर में अपना ये पूरा पहला टॉपिक, पहला 3 टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। एंड जो लास्ट का 4 टॉपिक्स है ना, यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स को स्टडी करना है, यानी कि पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच को स्टडी करना। मान लो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में जितने भी सब्जेक्ट आता है, मान लो 11-12 सब्जेक्ट होता है,
है ना। तो उस 11-12 को सब्जेक्ट को स्टडी करने के लिए अप्रोक्स मेरे को कम से कम तो 40 to 50 वीडियोस लग जाएगा। 40 to 50 वीडियोस का ड्यूरेशन मान लो रहेगा, और हर वीडियो का ड्यूरेशन जो रहेगा वो 30 to 35 मिनट्स या 40 मिनट्स, मैक्सिमम 45 मिनट्स जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। मैं जान रहा हूँ कि भाई आप लोग के पास भी टाइम कम है। अब बात करते हैं थोड़ा सा नोट्स के बारे में, क्योंकि थोड़ा सा आपको क्या थोड़ा सा मतलब ये कर रहा हूँ, आपको बता दे रहा हूँ, एक नॉलेज दे दे रहा हूँ किस तरीके से नोट्स बनाना है, क्या करना है। अब देखो नोट्स की बात करता हूँ मैं, तो नोट्स जो आपको बनाना है ना, सबसे पहले कॉपी लेके बैठो। जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आप एक कॉपी लेके बैठो, मैं जो भी आपको बता रहा हूँ आप सिर्फ सुनते चलो, ठीक है। आपको कुछ ऐसा नया चीज लगे, क्योंकि सब जितने भी चीज अभी पढ़ाऊंगा मैं, अभी जो मैं ये पढ़ाऊंगा ना फिजिक्स फंडामेंटल वाला टॉपिक्स, ये सब आप पढ़े हो, ठीक है। नहीं, कुछ ऐसा नए टॉपिक्स आपको मैं बताऊंगा जो आपको कुछ नया लगे, जो आपने कभी पढ़ा नहीं, आपने कभी सुना नहीं, या फिर आपको याद ना रहे वो चीज, ठीक है। आपने पढ़ा बट उसको आपको भूल गए वो चीज, लेकिन मैंने आपको अभी बताया तो आपको याद आ गया। तो अगर वो चीज भूल गया तो आप उसको भी नोट डाउन कर लेना वहां पे, ठीक है। वो पॉइंट्स के फॉर्म में नोट डाउन करना, और हर चीज को कीवर्ड्स के फॉर्म में लिखना, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरा थ्योरी लिख रहे हैं, थ्योरी नहीं लिखना अपने को कीवर्ड्स के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। जब कीवर्ड्स के फॉर्म में लिखोगे तो जब उसको रिकॉल करने के लिए कॉपी खोलोगे ना, तो आपको सारा कुछ याद हो जाएगा कि अच्छा मेरे को इस तरीके से पढ़ना था, मैंने ये इसका पीछे ये कॉन्सेप्ट था। ओके, चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक क्या पढ़ना है, सबसे पहले हमें पढ़ना है बेसिक फंडामेंटल, ये फिजिक्स फंडामेंटल्स के बारे में स्टडी करना है। फिजिक्स फंडामेंटल में हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले यूनिट एंड मेजरमेंट्स के बारे में, ठीक है। तो यूनिट एंड मेजरमेंट जो अपना सब्जेक्ट है, यानी टॉपिक्स है यूनिट मेजरमेंट, इसमें सबसे पहले बात करते हैं यूनिट्स के बारे में। यूनिट्स होता क्या है, ओके ना, यूनिट्स। अब देखो सपोज कर लो कि मैं मार्केट गया, मार्केट में मुझे कुछ सामान लेना, सपोज मुझे चावल लेना है, ठीक है, मार्केट में। तो मैं क्या बोलूंगा, मुझे चावल दे दो, तब पूछेगा वो कितना देना, तो कुछ तो बोलूंगा ना, 1 2 3। तो 1 2 3 क्या बोलेगा, कुछ तो बोलना पड़ेगा, तो 1 kg या 1 ग्राम या 10 kg या 10 ग्राम, कुछ तो चाहिए मेरे को। तो जो मैंने kg ग्राम मैंने यूज किया ना, तो ये kg ग्राम क्या हुआ, कहीं ना कहीं क्वांटिटी को डिफाइन कर रहा है, या उसका स्पेसिफिकेशन डिफाइन कर रहा है ना, उसका जो जो कैरेक्टरिस्टिक है वो डिफाइन कर रहा है कि भाई तुमको 1 kg चाहिए। kg मींस उसका कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, उसका फंडामेंटल कुछ है, ठीक है। तो यूनिट्स उसका क्या होता है, फंडामेंटल उसका कुछ होता है भाई, ये उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है, ठीक है ना। यानी उस चीज को मैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ चीज से। सपोज कर लो कि मुझे पानी चाहिए, मुझे सपोज वाटर चाहिए, ठीक है ना, मुझे पानी चाहिए। तो मैं मार्केट में जाऊंगा तो मैं क्या बोलूंगा, भाई मुझे पानी दो। तो क्या कितना चाहिए, कितने लीटर चाहिए, 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर। तो आप जो लीटर बोलो ना, लीटर लीटर, तो लीटर उसका हो गया यूनिट, ठीक है। तो यूनिट क्या होता है बेसिकली, उसको मतलब उसको नोटेशन के लिए होता है, उसको नोटेशन दे रहे हो कि भाई ये इसका लीटर है। आप अगर मार्केट में कुछ सामान लेने के लिए जाओगे, बल्कि वे में सामान लेते, कितने केजी का चाहिए था भाई, 1 kg 2 kg 3 kg, या कोई नंबर क्वांटिटी में पूछेगा तो 1 2 3 4 क्वांटिटी आपका हो गया, ठीक है। तो बेसिकली यूनिट क्या होता है, यूनिट एक तरह का उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है, उसको डिफाइन करने के लिए एक वैल्यूज दिया गया, एक नाम दिया गया उसका, ठीक है, एक नोमेनक्लेचर दिया गया है। ओके, तो हर किसी का मान लो सपोज आप किसी चीज को बल्कि में, जैसे मान लो मास के फॉर्म में ले रहे हो तो उसका केजी में करेंगे, अगर आप लिक्विड के फॉर्म में ले तो उसको लीटर के फॉर्म में मेजर करेंगे, अगर आप मान लो टाइम के फॉर्म में ले रहे हो तो उसको सेकंड के रूप में मेजर करेंगे, सेकंड के फॉर्म में मेजर करेंगे, ठीक है। ये बेसिक हो गया। अब अगर मैं बात करूं यूनिट्स के बारे में, तो यूनिट जो होता है अपने पास टोटल 2 तरीके का यूनिट्स होता है। एक तो होता है जो आपने कॉमन यूनिट्स बनाया है, जिसको फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं, है ना, फंडामेंटल यूनिट्स, है ना। देखो ये सब जितना आपने पढ़ा कोई बात नहीं, आप अगर पढ़े उसको स्किप मार के आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो नहीं पढ़े उसको थोड़ा सा सुनो थोड़ा सा, लेकिन अब मैं तो कहूंगा थोड़ा सुन लो, ताकि हो सकता है मैं कुछ नया बात यहाँ बोल दूं तो आप जो आपको पता नहीं हो, ठीक है। चलो, सेकंड जो होता है उसका एक डिराइव्ड यूनिट कहलाता है ठीक है, डिराइव्ड यूनिट, ओके ना। अब फंडामेंटल्स क्या होता है, फंडामेंटल मींस टोटल फंडामेंटल 7 यूनिट होते हैं, ओके। टोटल फंडामेंटल यूनिट होता है वो टोटल 7 यूनिट होता है फंडामेंटल। अब फंडामेंटल मींस कि ये कभी चेंज नहीं होने वाला, इसका बेसिक चीज है। जैसे सपोज कर लो कि ये कितने ग्राम का होगा या कितने केजी का होगा, तो ये जो केजी है इसका मास है ना, इसका वेट है। तो मास जो हो गया ना, इसका मास मतलब कितना कितना इसका द्रव्यमान है, ये इसका फंडामेंटल्स में आएगा, ओके ना। अब मान लो सपोज करो मुझे टाइम अभी कितना, मान लो कि कोई एक बंदा यहाँ से वहां तक रनिंग कर रहा है, तो कितने समय कितना टाइम ले रहा है वो तो उसका सेकंड में मेजर करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से कुछ ना कुछ फंडामेंटल चीज को खासकर डिफाइन कर दिया गया कि देखो ये 7 चीजों का जो यूनिट्स है वो मतलब डिफाइंड है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, है ना। तो 7 चीज है, 7 क्वांटिटी है जिसका यूनिट्स को डिफाइन कर दिया गया है। अब वो कौन कौन से 7 है वो 7 को मैं दिखाऊंगा, और उसके बेसिस पे क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं वो भी मैं बताऊंगा, ओके ना। तो चलो, एक डिराइव्ड क्या होता है, डिराइव्ड मींस कि सपोज कर जो मैंने फंडामेंटल्स को यूज करके मैंने डिराइव्ड कुछ ना कुछ अलग वे में निकाला है। जैसे सपोज कर लो मुझे वेलोसिटी चाहिए ना, मुझे वेलोसिटी का यूनिट चाहिए, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा, डिस्टेंस का अपना मीटर होता है, बताऊंगा अभी। डिस्टेंस का मीटर होता है, टाइम का सेकंड होता है ना। तो मीटर पर सेकंड इसका यूनिट हो गया, तो ये डिराइव्ड यूनिट कहलाता है इसका। डिराइव्ड मींस कि मैंने कहा कि फंडामेंटल, देखो डिस्टेंस एक फंडामेंटल यूनिट है ना, टाइम एक फंडामेंटल यूनिट है, ओके ना। तो इन दोनों फंडामेंटल को यूनिट को यूज करके मैंने एक तरह का डिराइव्ड यूनिट, एक मैंने नया यूनिट को डिजाइन किया, एक मैंने नया यूनिट मतलब कि इन्वेंट किया, तो उस यूनिट्स को कहेंगे डिराइव्ड यूनिट।
है ना। तो डिराइव्ड मतलब समझ में आ गया, फंडामेंटल मीन समझ में आ गया। अब इन दोनों को अगर मैं देखूंगा, अगर इन दोनों को मैं कंबाइन करूंगा, फंडामेंटल्स को एंड डिराइव्ड यूनिट्स को, दोनों को कंबाइन करने का क्या कहते हैं हम लोग, सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं, है ना, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ओके ना, सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं इस चीजों को। तो ऐसा कुछ इसमें कुछ जानने वाली चीज नहीं है, सिर्फ एक क्या पॉइंट जानने वाला है कि आपको जो फंडामेंटल यूनिट होता है वो टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट होता है। अब चलो उन सभी चीजों के बारे में थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। उससे पहले कुछ पॉइंट आता है, जैसे फंडामेंटल यूनिट सही तुरंत नहीं आ गया, उससे पहले कुछ एक चीज आती है। जैसे सपोज कर लो एक आता है सिस्टम, एक आया, जैसे अभी आप यूनिट पढ़ रहे हो ना, तो यूनिट पढ़ रहे हो तो उसमें कितना तरह का 7 यूनिट्स होता है। लेकिन 7 यूनिट्स जो होता है वो सभी के लिए कॉमन होता है। सपोज आप इंडिया में रह रहे हो, आप अभी अदर कोई कंट्री में, आप यूके में रह रहे हो, यूएस में रह रहे हो, तो हर जगह पे जो 7 यूनिट्स है ना वो हर जगह सेम ही रहेगा। ओके ना, हर जगह सेम रहेगा। या फिर उस कंट्री का अपना एक ओप्ट किया हुआ सिस्टम रहेगा, उसको एक सिस्टम का, जैसे सिस्टम ऑफ यूनिट्स हुआ ना, तो उसको एक सिस्टम कहा जाए, जिसको एक कॉमन नेम दिया गया है एसआई यूनिट, है ना, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट्स, एसआई यूनिट्स कहते हैं उसको। तो एक होता है एसआई यूनिट्स, लेकिन उससे पीछे भी कुछ था, उससे पीछे क्या था, सीजीएस यूनिट था, सीजीएस यूनिट, उससे पीछे एक यूनिट था सीजीएस यूनिट था, है ना। उसके बाद एफपीएस यूनिट था, एंड देन उसके बाद एमकेएस यूनिट था। ओके ना। अब सीजीएस किसी ने बनाया होगा तो भाई उसने सीजीएस नाम दे दिया, एफपीएस किसी ने बनाया होगा तो एफपीएस नाम दे दिया, एमकेएस किसी ने बनाया एमकेएस दे दिया। अब इसका फुल फॉर्म बताऊंगा मैं, ठीक है ना। लेकिन एक आया एसआई यूनिट्स। एसआई क्या होता है कि हर जगह कॉमन रहेगा, आप कोई भी कंट्री में रहो, सपोज कर लो कि ये पेन अभी इंडिया में मैं हूँ, ठीक है ना, अभी इंडिया में ये पेन मान लो सपोज 5 ग्राम का, मैं बोलूंगा ये 5 ग्राम का पेन है। तो अगर तुम बाहर यूएस यूके में जाओगे तो उस टाइम में वहां भी बोलोगे ये 5 ग्राम का ही पेन है। ओके ना, मतलब दैट्स मींस एसआई यूनिट्स। अब ऐसा नहीं, ग्राम का मतलब ये नहीं हुआ कि ग्राम एक स्टैंडर्ड यूनिट्स हो गया। ओके ना, ये एसआई यूनिट हुआ, ग्राम नहीं केजी होता है। ओके, लेकिन अपने को मैं एक एग्जांपल देके चल रहा हूँ। ओके, अब अगर मैं बात करूँ, देखो सीजीएस यूनिट में हमको 3 पार्ट्स को ध्यान रखना। एक तो अपने पास हो जाएगा मास ना, एक अपने को लेंथ लिख लेता हूं यहाँ पे, लेंथ हो गया, एंड देन एक अपने पास मास रहेगा, एंड देन एक अपने पास टाइम रहेगा। 3 चीज को हमेशा अपने पास रखना है, ये 3 फंडामेंटल है, इसी 3 को पकड़ो, आगे आगे का सारा काम इसी पे चलेगा, ठीक है। अब लेंथ को अगर सीरीएस में लिखना रहेगा तो लेंथ को हम लोग सेंटीमीटर कहेंगे। ओके ना, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर हम लोग लेंथ लिखेंगे, ठीक है ना। अगर मास को लिखना रहेगा तो सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम रहेगा, ठीक है, ग्राम, एंड एस फॉर सेकंड रहेगा टाइम। तो अगर मैं सपोज सीजीएस सिस्टम की बात करूं तो लेंथ को सीएम में सेंटीमीटर में कहते हैं, मास को ग्राम में कहते हैं, एंड टाइम फॉर सेकंड होता है। सीजीएस में सेंटीग्राम, सॉरी सेंटीमीटर, ग्राम हो गया, सेकंड हो गया सीजीएस। सिमिलरली उसी तरीके से एफपीएस फुट हो गया, फुट नहीं बोलता था 1 फुट का है, 2 फुट का, 3 फुट का है, इन्हें बोला रहा तो सुना ना कभी कभी, तो ये फुट हो गया। एंड देन पी मींस पाउंड होता है ना, पाउंड। पहले के लोग बोलते थे कि 1 पाउंड का है, 2 पाउंड का, 3 पाउंड का है, ये तरह का मास का यूनिट हो गया, ठीक है ना, एफपीएस, एंड एस फॉर सेकंड हो गया। ओके, और अगर आगे मूव करोगे एमके सिस्टम, है ना, तो एमके सिस्टम में ये अपना पास हो गया मीटर, मीटर हो गया, एंड किलोग्राम हो गया, एंड देन सेकंड हो गया। ओके ना, एमके सिस्टम। तो ये अपना बेसिक्स मैंने बताया, सिस्टम्स मैंने बताया कि किसको कैसे कैसे यूज करता है। लेकिन अब उस सबका एक कॉमन चीज बनाया गया जिसको कहते हैं एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट्स क्या होगा, हमेशा सभी के लिए कॉमन रहेगा। ये सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस सब हटाओ, साइड करो, उसको एक कॉमन नाम दिया गया एसआई सिस्टम। अब एसआई सिस्टम के अंदर में 7 को फंडामेंटल यूनिट्स को रखा गया, 7 फंडामेंटल यूनिट्स को रखा गया। और वो 7 फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन से हैं उसको मैं थोड़ा डिफाइन कर देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। 7 फंडामेंटल यूनिट्स जो अपने पास है, फर्स्ट वन जो अपने पास है, एक मैं यहाँ पे मान ले रहा हूँ, एक क्वांटिटी ले लो, बेस क्वांटिटी, है ना, बेस क्वांटिटी, एंड यहाँ पे नाम दे दो उसका यूनिट्स क्या होगा, यानी एसआई यूनिट्स उसका क्या है। ओके ना, एसआई यूनिट्स क्या है, यहाँ पे उसका नेम दे दो कि भाई वो कौन से नेम से जाना जाएगा, उसका नेम क्या रहेगा, एंड देन उसका सिंबल क्या रहेगा। ओके, ठीक है, चलो। इसको ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आप बनाओ इसको अच्छे से, सिर्फ समझो, जो आपको नया लग रहा है उसको वहां पे देख लेना। क्वेश्चन कैसे पूछेगा मैं बताऊंगा यहाँ पर भी, किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे। ओके ना, सबसे पहले मैं बात करूँ यहाँ पे लेंथ का, पहला आएगा लेंथ, है ना। लेंथ को हम लोग उसका जो नेम होता है ना, यानी उसका उस यूनिट का नेम क्या होगा, वो मीटर होगा, तो उसको मीटर में लिखेंगे। और उसका जो सिंबल होगा वो एम से उसको डिनोट करेंगे। क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि क्या सिंबल होता है इसका, क्या ये किसका यूनिट होता है, ठीक है ना। अब उसके बाद मास आएगा, ठीक है ना, मास को हम लोग किलोग्राम में करेंगे, ठीक है ना, और उसका केजी में उसका सिंबल होगा। देन टाइम आएगा, ठीक है, टाइम को सेकंड में लिखेंगे, या सेकंड उसका यूनिट होगा,
एंड देन उसको एस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, ये उसका सिंबल होगा। ओके, फिर नेक्स्ट करंट आएगा, या इसको फिर इलेक्ट्रिक करंट भी कह सकते हैं। ठीक है, करंट का हम लोग मेजर करेंगे, या फिर उसका यूनिट होगा वो एम्पियर होगा, है ना, एम्पियर होगा, और उसको ए के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर ए उसका सिंबल होगा। देखो क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा बताऊंगा, थोड़ा सा वेट कर लो, है ना। फिर नेक्स्ट जो हमारा पार्ट रहेगा करंट के बाद अमाउंट या टेम्परेचर लिखो पहले, टेम्परेचर, टेम्परेचर जो होगा हमारा केल्विन के फॉर्म में रहेगा, ठीक है ना, और उसको के से डिनोट करेंगे, के उसका नोटेशन रहेगा, ओके ना, सिंबल उसका के रहेगा। और आगे मूव करते हैं नेक्स्ट, टेम्परेचर के बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस रहेगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ओके ना, उसको हम लोग मोल से डिफाइन करेंगे, मोल उसका यूनिट होगा, एंड उसको MOLE मोल होगा, एंड उसका जो सिंबल होगा वो MOL सिर्फ सिंबल होगा, ओके ना। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं, एक होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, है ना, लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है, इसका जो यूनिट होगा कैंडेला होगा, कैंडेला, एंड CAD से रिप्रेजेंट करती है, सिंबल इसका CAD हो गया। अब देखो क्वेश्चन कैसा पूछता है, पूछ देगा क्वेश्चन कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है, तो कैंडेला होता है, कंफ्यूजन यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, टोटल 7 यूनिट्स हो गया, अगर आप काउंट करोगे यहाँ पे टोटल 7 है कि नहीं, तो 1 हो गया, 2 3 4 5 6 एंड देन 7, टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट्स कहलाता है। एंड इन सभी का यूज करके हम लोग डिराइव्ड यूनिट को फाइंड आउट करते हैं, डिराइव्ड यूनिट निकालते हैं। ठीक है, तो लेंथ, अभी लेंथ, मास, टाइम के बारे में नहीं पूछेगा, करंट के बारे में नहीं पूछेगा, टेम्परेचर का कभी कभी पूछता है कि बताओ टेम्परेचर का यूनिट्स, SI यूनिट्स क्या होता है, तो केल्विन होता है ना, सेल्सियस नहीं होता है SI यूनिट्स, केल्विन होता है उसका SI यूनिट्स, ठीक है ना, SI यूनिट्स पूछेगा। फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या होता है SI यूनिट, मोल होता है, एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी का SI यूनिट क्या होता है, कैंडेला होता है। तो 3 पॉइंट्स पे थोड़ा ध्यान देना, ये 3 है, टेम्परेचर का, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इन तीनों यूनिट्स पे थोड़ा सा फोकस करना, याद रखने का। मैं इसको फिर स्टार के फॉर्म में लिख लो तो ज्यादा बेहतर होगा, अगर आप इसको नोट करो तो स्टार लगा देना वहां पर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा डायमेंशन पे चलते हैं, है ना, डायमेंशन पे मूव करते हैं। डायमेंशन, अब इसका डायमेंशन किस तरीके से होता है, तो अभी मैंने बताया था कि आपको 3 चीजों को याद रखना है हमेशा, एक होता है लेंथ, सॉरी एक होता है मास, है ना, नेक्स्ट होता है लेंथ, एंड देन नेक्स्ट होता है हमारा टाइम। इसी 3 से हम लोग सभी कुछ काम करेंगे, ठीक है। अब अगर डायमेंशन की बात करो तो मास का जो डायमेंशन होता है वो M से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ का जो डायमेंशन होता है उसको L से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड टाइम का जो डायमेंशन होता है उसको T से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसका रिप्रेजेंटेशन हुआ, ओके ना। अब अगर मुझे किसी भी चीजों का, किसी भी क्वांटिटी का, या किसी भी फॉर्मूला का मुझे अगर डायमेंशन लिखना रहेगा, तो उससे मैं MLT के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा, है ना, उससे मैं MLT के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा। जैसे मान लो सपोज मैं एक डिराइव्ड यूनिट का एग्जांपल लेके चलता हूँ, एक डिराइव्ड यूनिट मान लो मैंने वेलोसिटी का एग्जांपल लिया, अभी मैंने वेलोसिटी का एग्जांपल लिया था, तो वेलोसिटी का एग्जांपल ले लो, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस क्या फंडामेंटल यूनिट्स हो गया, एंड टाइम क्या फंडामेंटल यूनिट्स हो गया, ओके ना। तो अगर मैं इसका इस वेलोसिटी का यूनिट निकालना चाहूँ, तो डिस्टेंस किस में रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, मीटर में करते हैं, है ना। देखो मैंने ऊपर बताया, मैंने मीटर में बताया, डिस्टेंस मींस लेंथ, डिस्टेंस इज नथिंग बट इट इज अ लेंथ, है ना, तो लेंथ मींस मीटर, ओके ना, तो हमारा मीटर में हो गया, एंड देन सिमिलरली हमारा टाइम जो हो गया वो सेकंड में होता है ना, सेकंड में, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, मीटर पर सेकंड इसका यूनिट हो गया, यानी वेलोसिटी का जो यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड हो गया। तो अगर आप कभी भी भूल जाओ जो डिराइव्ड यूनिट का डिराइव्ड जो यूनिट है उसका जो आप यूनिट भूल जाओ, मान लो सपोज वेलोसिटी पूछ लिया, फोर्स पूछ लिया, किसी भी का फॉर्मूला का यूनिट पूछ लिया, या फोर्स का पूछ लिया, सपोज फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला अगर याद है तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना, तो मास इज इक्वल टू, मास का अपने को पता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, और आगे मूव करोगे तो मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना, या फिर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम वो होता है, लेकिन मैं सिंपली लिख रहा हूँ वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, ओके ना, तो MVT, ओके। तो इसका लिखना क्या होगा, तो M मींस मास, है ना, तो मास को किस में केजी होता है, मास का यूनिट क्या होता है, केजी होता है, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, वेलोसिटी देखो मैंने जस्ट लिखा मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड इनटू टाइम, क्या टाइम 1/t है ना, T इज इक्वल टू नीचे हो गया, तो क्या हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारा फोर्स का यूनिट हो गया, ओके ना। तो इस तरीके से यूनिट्स को लिखते हैं, अगर आप भूल भी गए कहीं फॉर्मूला भूल गए, यानी कभी यूनिट्स भूल जाओगे आप, तो उसका यूनिट्स को निकाल सकते हो, उसको फाइंड आउट कर सकते हो, कैसे, विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, है ना, किसके हेल्प से निकाला आपने, फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से निकाला, इस तरीके से निकालता है। अगर मुझे डायमेंशन लिखना रहेगा, तो डायमेंशन लिखने का तरीका मैं बता रहा हूँ आपको, डायमेंशन क्या होता है, आपको सिंपली बेसिक याद कर रखना, मास का M से लिखना है, रिप्रेजेंट करना है, लेंथ को L से रिप्रेजेंट करना है, T को टाइम से, टाइम हमारा रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब अगर मुझे सपोज कर लूं कि मुझे वेलोसिटी का, भाई ये लिखना है, वेलोसिटी का मुझे डायमेंशन लिखना है, डायमेंशन किस तरीके से लिखा जाएगा, मास M है ना, तो उसको M बड़ा कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कैपिटल M से रिप्रेजेंट करो, ओके।
तो कैपिटल एम से हमारा रिप्रेजेंट हो गया, ओके ना। नीचे टाइम एस है ना, एस को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक मिनट। इसका निकलेगा क्या आएगा, एम टी माइनस वन। लेकिन अपने को पता है हम लोग किसी भी डायमेंशन को एम एल टी के फॉर्म में लिखते हैं, तो एम एल टी के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एम एल पे पावर जीरो, एल जीरो मीन्स क्या होता है, वन होता है वैल्यू, है ना, और टी माइनस वन। तो हमारे लिए ये डायमेंशन हो गया वेलोसिटी का, एम एल जीरो टी माइनस वन। तो डायमेंशन से क्वेश्चन हर हाल में एक क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। डायमेंशन किस तरीके से निकालते हैं, वही फंडामेंटल यूनिट्स का हेल्प, विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, उसके हेल्प से हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से डायमेंशन भी निकाल सकते हैं, उसकी यूनिट्स भी निकाल सकते हैं, जो डिराइव्ड यूनिट्स अपना रहेगा ना उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आगे मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारा मास है ना। मास को किस तरीके से डिफाइन करूंगा, देखो अपने को क्या क्या पढ़ना है, अपने को पढ़ना है यहाँ पे कि अपने को पढ़ना है कि स्टार्टिंग से यूनिट मेजरमेंट पढ़ना है, उसको मैंने अभी जस्ट पढ़ा दिया, इतना इनफ है। बाकी इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आगे लास्ट वीडियो में डिफाइन करूंगा, अच्छे से डील करूंगा, ठीक है। चलो अब मूव करते हैं नेक्स्ट मास पे। अपने को मास के बारे में स्टडी करना है कि मास होता क्या है ना। मास बेसिकली एक तरह का कह लो कि मान लो ना कि ये मास एक तरह का अमाउंट ऑफ जो एक मैटर, मान लो सपोज ये है ना, ये एक इसका कुछ ना कुछ वजन होगा, वेट होगा, है ना, वेट नहीं इसका मास होगा, कुछ ना कुछ ये भाई वेट वेटेड, मतलब ये भारी लग रहा है, ठीक है। तो क्या इट इज अ मेजर ऑफ, मास इज अ मेजर ऑफ, मास इज अ मेजर ऑफ। देखो आपको डेफिनेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं, मैं लिख रहा हूं ताकि आप जो भी अभी नए आए हैं स्टूडेंट्स उनको पता नहीं होगा मे बी, इसलिए मैं जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ इसलिए मैं लिख रहा हूँ डेफिनेशन, ठीक है ना। मास इज अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट, यानी इस ऑब्जेक्ट में कितना मैटर है, कितना अमाउंट में मैटर है, तो उसको मास कहते हैं, ओके ना। और वेट अलग होता है, वेट अभी मैं बताऊंगा वेट क्या होता है, मास अलग है वेट अलग है, इसी में कंफ्यूजन होता है, दोनों के यूनिट्स में कंफ्यूजन होता है, क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, जो कंफ्यूजन पॉइंट रहेगा मैं आगे लास्ट में डील कर लूंगा पूरा, ठीक है। चलो तो मास के बारे में आपने समझा। अब मास जो होता है ना एक तरह का स्केलर क्वांटिटी होता है, मास इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब लिख लो अच्छे से, मास इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। स्केलर क्वांटिटी मींस उस क्वांटिटी को कहते हैं, यानी उस चीज को कहते हैं जिसका कोई डायरेक्शन हो उसको वेक्टर कहते हैं, जिसका कोई डायरेक्शन नहीं हो उसको अपने पास स्केलर कहते हैं। जैसे सपोज कर लो कि मैं एक फोर्स लगा रहा हूं, मान लो सपोज ये एक फोर्स है, ये फोर्स से कहीं ना कहीं लग रहा है, ठीक है, इसका एक डायरेक्शन है, ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी हो गया है, लेकिन इसका कोई डायरेक्शन ही नहीं है, यानी इसका कोई डायरेक्शन, जैसे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को मैं ये लिखा, डिस्प्लेसमेंट का एक डायरेक्शन है, मान लो किधर से किधर डिस्प्लेस कर रहे हो आप, मान लो सपोज कोई बंदा ए पे खड़ा है एंड बी पे गया, तो आप क्या करो, ए टू बी की तरफ डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो, ए टू बी कर रहे हो, तो मतलब कि आपने यहाँ पे एक वेक्टर क्वांटिटी यूज किया है ना। लेकिन अपने जो मास है ना एक तरह का स्केलर क्वांटिटी, मतलब इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ओके, ये पॉइंट समझा। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। अब मास जो होता है ना उसको हम लोग वेट करते हैं या उसको मेजर करते हैं, मेजर्ड इन केजी में कर लो या फिर ग्राम में कर लो, है ना। हम लोग मास को केजी में मेजर कर सकते हैं या फिर ग्राम में मेजर कर सकते हैं, अपने ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर भाई स्मॉल अमाउंट ऑफ मास रहेगा हम लोग ग्राम में करेंगे, अगर भाई बहुत बड़े बल्कि वे में रहेगा तो केजी में मेजर करेंगे, ठीक है। एंड देन इट डज नॉट चेंज विथ लोकेशन, मास जो होता है ना ये चेंज नहीं करता विथ लोकेशन, डज नॉट चेंज विथ लोकेशन। ये क्वेश्चन इसलिए, ये मैंने पॉइंट्स यहाँ पे इसलिए लिखा, मैं बता रहा हूँ विथ लोकेशन। ये सपोज कर लो कि ये अभी ना, मैं सपोज कर लो ये अभी 10 ग्राम का है, मान लो सपोज ये 10 ग्राम का है, अब इसको कहीं और लेके गए, मान लो सपोज नॉर्थ पोल पे तुम खड़े हो, साउथ पोल पे लेके चले गए, या तुम अभी इक्वेटर पे हो तुम पोल पे लेके चले गए, तो इसका जो मास है मास सेम का सेम 10 ग्राम ही रहेगा, ज्यादा नहीं होगा ना ही कम होगा। लेकिन एक वेट एक प्रॉपर्टी होती है, वेट वहां पे कमेगा या बढ़ेगा वो बताऊंगा आगे जाके, ठीक है। कि मास के बारे में इतना बहुत है, इनफ है इसके लिए, मास के लिए, ओके। आगे मूव करते हैं, चलते हैं वेट पे, है ना। वेट पे यहाँ थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं वेट का क्या होता है। चलो वेट, ओके ना। मास के बारे में तो इतना बहुत इनफ है, बाकी पॉइंट्स में आगे बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इन सभी पूरा चैप्टर्स में, ठीक है। चलो वेट क्या एक तरह का ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, वेट इज अ, यानी कि वेट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके। एंड एक्सर्टेड इन, इट इज एक्सर्टेड इन, फिर ऐसा कर लो फोर्स विच इज एक्सर्टेड इन ना, विच इज एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट। जैसे सपोज कर लो कि मैं अभी यहाँ पर हूँ, मैं अभी अर्थ पर हूँ, ठीक है, तो मुझ पे एक फोर्स लग रहा है जो नीचे की तरफ पुल कर रहा है, मुझे नीचे की तरफ पुश कर रहा है कि भाई तुम नीचे ही रहो, ओके ना।
तो हमारा वेट हो गया। अब वो जितना नीचे पुश कर रहा है ना, भाई मेरे को टान रहा है, वो हमारे लिए वेट हो गया। जैसे सपोज करो भाई यहाँ पे इसको भी रखा, ये नीचे गिरा है ना, ये नीचे गिरा, तो ये कितना, इसका कितने स्पीड से गया नीचे, कितना इसका वेट होगा, वो उसका वेट हो गया। कितने फोर्स से टाना, वो एक तरह का ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिस फोर्स से टाना ना उसका वेट हो गया। ओके ना। अब वेट को जो डिनोट करते हैं हम लोग, जो वेट को हम लोग डिनोट करते हैं, है ना, और ये एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी। सबसे पहले समझो कि ये एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी, मतलब इसका एक डायरेक्शन है। इसका डायरेक्शन मींस ये कहीं ना कहीं तो नीचे गिरेगा, है ना, ये नीचे तो गिरेगा ना, इसका डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन मींस की ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके ना, जिसका डायरेक्शन रहेगा वेक्टर, जिसका डायरेक्शन नहीं रहेगा वो स्केलर क्वांटिटी होगी। थर्ड पॉइंट अपना जो रहेगा, ये डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन ग्रेविटेशनल फोर्स। मैं इसको सिंपली जी से लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स पे डिपेंड कर रहा है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या था उसको बता दे रहा हूँ। जैसे सपोज कर लो, एग्जांपल लेके चलो कि अगर मैं 1 केजी कुछ मास मैंने लिया है ना, 1 केजी का मैंने मास लिया, उसका जो वेट होगा, उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा या वेट होगा, वो 9.8 न्यूटन होगा। दैट मीन्स इसका जो यूनिट्स होता है, इसका जो यूनिट होगा वेट का, वो हमारा न्यूटन होता है ना। तो क्वेश्चन यहीं से पूछता है कि बताओ कि वेट का यूनिट क्या होता है, तो ऐसा नहीं केजी कर देना, उसका वेट का यूनिट न्यूटन होता है। ठीक है, एग्जांपल लेके चलते हैं थोड़ा सा कि कैसे 9.8 हो गया। जैसे जी का वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स पे डिपेंड कर रहा है, जी पे डिपेंड कर रहा है। तो जी का जो वैल्यू होता है ना, जो जी का वैल्यू होता है वो इंक्रीज करता है पी पर, यानी पोल पर, है ना, पोल पे इंक्रीज करेगा। एंड जी का वैल्यू जो होता है वो डाउन करता है इक्वेटर पे, इक्वेटर पे। ओके, एंड देन और आगे मूव करो, जी का वैल्यू जो अपना रहेगा वो डाउन करेगा अगर मैं अर्थ के नीचे जाऊंगा या अर्थ के ऊपर जाऊंगा, है ना, ये मतलब कि मैं अर्थ से ऊपर जा रहा हूँ या अर्थ से नीचे जा रहा हूँ, तो हमारा जी का वैल्यू जो होगा हर हाल में वो डाउन करेगा। अप और डाउन जाने पे वो जी का वैल्यू ऑटोमेटिक कमेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है ना, डाउन मूवमेंट, मूवमेंट पे। एंड देन जी का वैल्यू जो होगा वो जीरो होता है। जी का वैल्यू बिकम जीरो किस पे, सेंटर पे, है ना, अर्थ के सेंटर पे ये जी का वैल्यू जीरो हो जाता है। अब इसने क्या बोला, जैसे सपोज कर लो कि एक मान लो सपोज इसने क्या यहाँ बोला था कि जो जी का वैल्यू है ना, यानी कि वेट, जो वेट होता है, वेट डिपेंड करता है ग्रेविटेशनल फोर्स पे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ पर ज्यादा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा कहाँ पर होगा, पोल पे। यानी कि मैं किसी भी मान लो सपोज ये 10 ग्राम का है, इसका मास 10 ग्राम है, तो अगर मैं इसको मैं पोल पे लेके जाऊंगा ना, हमारे अर्थ के पोल पे लेके जाऊंगा, इसका 10 ग्राम से मेरे 12 ग्राम हो सकता है, 15 ग्राम इसका वेट हो जाएगा वहां पर जाने पे। बट मास एक्चुअली 10 ग्राम ही रहेगा, लेकिन वेट ज्यादा हो जाएगा। ओके ना, लेकिन अगर मैं इसको इक्वेटर पे चल जाऊंगा तो 10 ग्राम से ये इसका जो वेट है ना, वेट ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको कॉन्सेप्ट है। ये आपको याद करने का तरीका बता दूं, ये जी वाला कॉन्सेप्ट पूछता है कि आप कहाँ पे जाने से कितना आपका, कहाँ पर जी का वैल्यू कम होगा, कहाँ पर जी का वैल्यू ज्यादा होगा, वो आपको पूछता है। तो देखो जी का वैल्यू जो हाई होगा ना, ये हाई, जी मीन्स हाई हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, पोल पे हो रहा है। तो मेरा जो कॉन्सेप्ट है, मैं क्या करता हूँ, एचपी से याद करता हूँ, एचपी है ना, एचपी वाला जो गैस होता है ना, तो एचपी मतलब हाई होगा कहाँ पर, पोल पर। बाकी जो लो बचा तो इक्वेटर पे ही होगा, है ना। तो हाई अपना पोल पे होगा, बाकी लो इक्वेटर पे होगा। अप एंड डाउन करेंगे तो जी का वैल्यू ऑटोमेटिक डाउन होना ही होना है। बाकी जी का वैल्यू जीरो होगा, वो अर्थ के सेंटर में जीरो ही होगा। ओके, ये कॉन्सेप्ट है। बाकी आगे मूव करते हैं, ऐसा कोई दिक्कत इसमें नहीं है, सब कुछ बाकी सब कुछ सिंपल इजी इसमें कॉन्सेप्ट है। आगे मूव करते हैं डेंसिटी पे। ठीक है, डेंसिटी, डेंसिटी देखो, डेंसिटी क्या होता है, मान लो सपोज करो एक तरह का कि जैसे ये इसमें है, ये बहुत सारे मटेरियल से बना हुआ है। ये एक मान लो एक पेन है, ये बहुत सारे मटेरियल से बना हुआ है, इसके अंदर बहुत सारे मटेरियल्स है, एटम्स है। तो एटम्स कितने कितने डिस्टेंस पे अरेंज किए हुए हैं। तो अगर ज्यादा डिस्टेंस पे अरेंज किए रहेंगे तो उसका डेंसिटी कम होगा। अगर बहुत ज्यादा मतलब डेंसिटी में मतलब बहुत बहुत बल्कि मतलब क्या कह सकते हो उसको, कि बहुत कंजेस्टेड वे में अरेंज किए हुए, मतलब उसका डेंसिटी बहुत ही हाई है। सपोज करो एक रूम है, ठीक है, एक रूम में 10 लोग रह रहे हैं अभी। ओके, तो और रूम बहुत बड़ा है, तो उसका डेंसिटी बहुत लो हो गया, उस रूम का डेंसिटी बहुत लो हो गया। लेकिन इसी रूम में मानो 10 की जगह 50 लोग रह रहे हैं, तो इसका इस रूम का डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई हो गया। ओके ना, ओके, तो डेंसिटी समझ में आ गया, डेंसिटी किस तरीके से होता है। चलो डेंसिटी को थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ। देखो, आपको सिर्फ एक नोट्स के लिए डिफाइन करो, ऐसा कोई डिफाइन करने का मतलब नहीं बनता डेंसिटी को। डेंसिटी नॉर्मली आप समझ तो रहे हो, ऐसा इसमें जो टॉपिक्स है ना फिजिक्स का फंडामेंटल वाला, कोई ऐसा चीज नहीं कि आपको थ्योरी पर लिखाऊं, थ्योरी सब आपको पता है, आप लिख लोगे। लेकिन जो कॉन्सेप्ट होता है, बेसिक पॉइंट्स होता है, वो पॉइंट्स को मैं बताऊंगा, अच्छे से तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, चलो लिखता हूँ पहले, डेंसिटी क्या होता है। डेंसिटी इज अ, डेंसिटी इज अ मेजर हाउ मच मास is contained in a given वॉल्यूम। मान लो एक तरह का वॉल्यूम है, ये एक वॉल्यूम है ना, इसमें कितना
मास है, मास मीन्स कितने एटम्स हैं जो अरेंज्ड किए हुए हैं, उसको डेंसिटी कह रहा है। अब एटम्स बहुत ज्यादा रहेंगे तो हाई डेंसिटी हो गया, एटम्स बहुत कम रहेंगे तो अपना लो डेंसिटी हो गया, ठीक है। इस तरीके से डेंसिटी को डिफाइन करते हैं। अब डेंसिटी जो होता है उस ये डेंसिटी जो है ना, डेंसिटी सबसे पहले देखो हर चीज में यूनिट्स पूछेगा, यूनिट क्या होता है, वो कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ से ही दो तीन टॉपिक पूछेगा, इसका बाय यूनिट बताओ, इसका बताओ ये वेक्टर है कि स्केलर क्वांटिटी है ना, एंड इसका बाय डायमेंशन बताओ, डायमेंशन क्या है इसका, ठीक है ना। ये कुछ इसी तरीके से पूछेगा क्वेश्चन, उससे ज्यादा नहीं पूछेगा। एक तरह का ये स्केलर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है, ओके। एंड इसका जो यूनिट्स होता है ना, यूनिट्स जो होगा मैं बता रहा हूँ, उसका पहले फॉर्मूला से बता रहा हूँ। डेंसिटी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम, मास अपन वॉल्यूम। मतलब कि मान लो सपोज कर लो कि 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 मीटर क्यूब में कितना उसका मास है। मान लो सपोज यहाँ तक 1 मीटर क्यूब आया है ना, इतना ये 1 मीटर क्यूब है। एक अगर मान लो एक चरखुट से एक मतलब क्यूब के फॉर्म में लोगे ना, एक से एक मान लो कि जैसे एग्जांपल मैं समझाऊं यहाँ पर आपको देखकर, एक मान लो मैंने क्यूब लिया है ना, ये इतना क्यूब है जिसका LBH हमारा 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर है। टोटल उसका वॉल्यूम कितना हो गया, वॉल्यूम इसका 1 सेंटीमीटर क्यूब हो गया है ना। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में उसका मास कितना आ रहा है, दैट्स कॉल्ड डेंसिटी, है ना, उसको डेंसिटी कहते हैं। अब डेंसिटी, उस डेंसिटी का अब उसको अगर डिफाइन करना चाहोगे, इसका मतलब यूनिट्स लिखना चाहोगे, तो मास का क्या होता है, केजी होता है ना, मास का केजी हो गया। वॉल्यूम क्या होता है उसका, वॉल्यूम मीन्स मीटर क्यूब होता है, मीटर क्यूब है ना, वॉल्यूम मीटर क्यूब हो गया। तो केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब इसका यूनिट्स हो गया ना। तो यूनिट्स क्या हो गया इसका, केजी पर मीटर क्यूब इसका यूनिट हो गया, ओके। और इसका फॉर्मूला डेंसिटी को हम लोग रो से डिनोट करते हैं ना, रो मींस डेंसिटी हो गया, ओके। इस तरह का पूरा कंप्लीट हो गया आपका। ये 3 टॉपिक मैंने दिया था, 3 टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं यहाँ पे, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको पढ़ना जरूरी है, अदरवाइज यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेंगे। जो मैंने बताया इतना में क्वेश्चन नहीं बनने वाला, तो आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट, कोई कॉन्स्टेंट है ना, कॉन्स्टेंट वैल्यू आपके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। कुछ कॉन्स्टेंट वैल्यू यहाँ पर आपको मैं दे रहा हूँ, जो आपको कॉन्स्टेंट वैल्यू याद करना पड़ेगा, या फिर आप कुछ समझ लो, थोड़ा सा बार बार देखते रहोगे तो समझ में आ जाएगा, इसको नोट डाउन करना, ओके। सबसे पहले स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट जिसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं, वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, है ना। स्पीड है इसलिए मीटर पर सेकंड इसका यूनिट्स हो गया, ओके। एक होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ कांस्टेंट को, ठीक है। इसका जो वैल्यू होता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, है ना। अब ये सब यूनिट्स कहाँ से आया, कैसे आया, आप समझो। न्यूटन मीन्स फोर्स हो गया, मीटर स्क्वायर मीन्स एरिया है, और केजी स्क्वायर मतलब कि मास इनटू मास है ना। ये फॉर्मूला जी एफ इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल टू जी इंटू m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला से यहाँ जी का वैल्यू यूनिट्स निकलता है ना, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू निकलता है यहाँ से, ओके। आगे मूव करते हैं थोड़ा सा, इसको नोट डाउन करते चलना आगे, ठीक है ना। एक होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट उसका भी एक वैल्यू होता है। प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल -34 है ना, ठीक है, जूल पर सेकंड, ओके। आगे मूव करते हैं, और एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू लिख लो, एक बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। इसका वैल्यू होता है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन, ओके। एक लास्ट है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ओके। इसका वैल्यू जो होगा 8.314 ओके ना, जूल पर मोल केल्विन। तो ये कुछ मैंने बताया जो आपको कांस्टेंट वैल्यू है, जो फिजिक्स में हमेशा पूछता है, हमेशा एक मतलब यूज भी आएगा, न्यूमेरिकल्स वगैरह बनाओगे तो वहाँ पे यूज भी आएगा, इसको याद कर लेना। इतना इंपॉर्टेंस मैंने बताया, बाकी और भी आगे क्वेश्चंस में मैं दूंगा, जब मैं इसका एमसीक्यूज का सीरीज लेकर आऊंगा तो वहाँ पे आपको बताऊंगा पूरा सभी कुछ, ठीक है ना। इसका भी एक एमसीक्यूज का सीरीज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ बहुत जल्दी, ठीक है ना। मैं इस आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 का जो सिंगल का पोस्ट है, मैं इसका एक पूरा कंबाइंड एक तरह का मान लो एमसीक्यू सीरीज लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। अभी उस पर काम मैं कर रहा हूँ, वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो मैं उसको फिर लॉन्च करूंगा, उसको मैं चलाऊंगा, ठीक है। चलो फिर आगे मूव करते हैं, एंड चलते ही हमारा कांस्टेंट वैल्यू पे हो गया। अब नेक्स्ट जो हमें यूज करना है, हमारा कुछ कुछ पॉइंट्स है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स पे अगर मैं बात करूं, या फिर सिंपली ऐसा करूं, इसके इलेक्ट्रॉन्स लिखो ही नहीं, मैं लिख देता हूं सिंपली चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज क्या होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19
कूलम। ओके, याद रखना है। फिर नेक्स्ट उसका मास क्या होता है, मास क्या होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। देखो ये सब कांस्टेंट वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा, ये सब हमेशा यूज आता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको याद करने के लिए। अगर मैं बात करूँ मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, ये क्या होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। यानी होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन क्या होता है 1.675 इंटू 10 ये 73 कर देना, 1.673 कर दो, ठीक है, ये 675 होता है इंटू 10⁻27 kg। देखो दोनों में लगभग सेम ही है, दोनों लगभग सेम है। अब क्वेश्चन यहीं से फंसाएगा आपको, मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन दोनों में यहीं पे फंसाता है। 1.673 प्रोटॉन होता है, 1.675 न्यूट्रॉन होता है। ओके ना, बाकी यूनिट्स जो पावर्स वगैरह 27 -27 दोनों का सेम ही है। ओके, अब एक और कांस्टेंट होता है, एक एवोगाड्रो नंबर कांस्टेंट होता है ना, एक एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर, ठीक है, वो क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23 पर मोल। एक तरह का नंबर है ना, एटम्स का नंबर है, जो एक मोल पे मतलब पर मोल इतना इतना मतलब एटम्स होते हैं, इतना एवोगाड्रो नंबर होता है, ठीक है, ये हो गया। एक होता है बोर्ड्स का रेडियस, एक होता है बोर्ड्स रेडियस। देखो यही सब पॉइंट्स है, यहीं से क्वेश्चन मेन बनेगा। ओके ना, इस पे ध्यान दो, थोड़ा सा फोकस कर लो, इसको आप चाहो तो नोट कर लो कहीं ना कहीं या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। एक होता है बोर रेडियस, बोर रेडियस क्या होता है 5.29 इंटू 10⁻11 मीटर। ये बोर्ड्स का रेडियस, बोर्ड्स एटॉमिक, बोर्ड्स आपने मॉडल पढ़ा ना, बोर्ड्स मॉडल, उसने एक रेडियस को फिक्स कर रखा था, जिन्हें पहला रेडियस का जो वैल्यू था 5.29 इंटू 10⁻11 मीटर, ठीक है, इसका बोर्ड्स का रेडियस होता है। एक एब्सोल्यूट जीरो कभी कभी पूछता है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कह लो, है ना, वो क्या होता है -273 डिग्री सेल्सियस। ओके ना, एक एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इसका हो गया। एक और लास्ट है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। देखो यहाँ पे मैंने बताया था चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स, अब मैंने बताया ना चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स है। ये क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, एक तरह का एनर्जी का यूनिट्स होता है, एनर्जी का यूनिट्स होता है ये 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम 19 जूल। मैं बताऊंगा आगे वाले वीडियो में, बताऊंगा जब हम लोग पढ़ेंगे वर्क पावर एनर्जी पे पढ़ेंगे ना, तो वहां पे भी बताऊंगा इसके बारे में। तो 1.6 इंटू 10⁻19 जूल उसका यूनिट्स होता है, ये मतलब कि वैल्यूज होता है। ओके, अब आगे मूव करते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कुछ कुछ और भी कांस्टेंट वैल्यू, जैसे 1 लाइट ईयर में 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू क्या होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। अब क्वेश्चन क्या पूछता है बताओ, जो लाइट ईयर होता है ना, या फिर 4 को ऑप्शन दिया जाएगा, बोल देगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट्स ऑफ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट ऑफ डिस्टेंस, है ना, कौन सा इनमें से कौन सा जो है जो यूनिट्स का डिस्टेंस का यूनिट है। तो लाइट ईयर का डिस्टेंस का यूनिट होता है ना, लाइट ईयर क्या है का डिस्टेंस यूनिट होता है, डिस्टेंस का यूनिट होता है। तो क्या होता है अगर एक लाइट ईयर मींस क्या होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। ओके, और आगे मूव करोगे, यानी क्या है यूनिट ऑफ लाइट है, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं यूनिट ऑफ लाइट। ओके, आगे मूव करते हैं थोड़ा सा। अगर हमारा सपोज एक न्यूटन, न्यूटन मींस क्या होता है फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है ना, एक न्यूटन इज इक्वल टू क्या 10⁵ डाइन। ओके, डाइन क्या तरह का सीजीएस यूनिट होता है, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, यानी फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या होता है डाइन होता है ना, मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है डाइन होता है। आगे मूव करते हैं, तो ये सब पॉइंट्स आपको याद रखना पड़ेगा वरना आप ही भूल जाओगे, मैं रिपीट करते रहूंगा सबको बार बार, ठीक है। आगे मूव करते हैं, एक होता है 1 किलो वाट आवर। 1 किलो वाट आवर क्या होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, है ना, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, या फिर कह लो कि 3.6 मेगा जूल, ठीक है ना, एक तरह का 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू ये होता है। आगे मूव करते हैं, तो 1 अर्ग जो ये आरजी अर्ग, ठीक है ना, 1 अर्ग इज इक्वल टू क्या होता है 10⁻7 जूल। जूल मींस वर्क का यूनिट होता है, वर्क का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है अर्ग होता है, ठीक है। एक अर्ग में 10⁻7 जूल, ये पॉइंट्स एंड ये पॉइंट दोनों एक दूसरे से रिलेट कर रहा है, ठीक है। आगे मूव करते हैं, एक होता है 1 HP इज इक्वल टू 1 HP हॉर्स पावर ना, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू क्या होता है 746, है ना, वाट। तो ये पॉइंट्स मैंने बताया कुछ कुछ पॉइंट्स, जिसको आपको याद रखना पड़ेगा, ये पॉइंट्स अगर याद नहीं रखोगे तो प्रॉब्लम होगा, ठीक है। चलो, अब हॉर्स पावर किसका पावर का यूनिट्स हो गया, आर्ग मींस ये कहने के एनर्जी का यूनिट्स हो गया, वर्क ये किलोवाट आवर
है ना, ये पावर का यूनिट हो गया, ये पावर सॉरी अपना एनर्जी का यूनिट हो गया क्योंकि ये जूल में है। ओके, तो इस तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगा। यूनिट्स तो याद रखना ही पड़ेगा आपको। न्यूटन किसका यूनिट हो गया, फोर्स का यूनिट हो गया। लाइट ईयर किसका यूनिट हो गया, अपना लाइट का यूनिट हो गया। ठीक है, लाइट नहीं, इसको ये करो, ये यूनिट ऑफ लाइट नहीं कहो, कहाँ गया, एक मिनट, गलत लिखा गया है वो, डिस्टेंस का यूनिट होता है। ठीक है ना, ये डिस्टेंस का यूनिट होता है, ये जो है डिस्टेंस का यूनिट है, यूनिट ऑफ डिस्टेंस है ये ना, यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ओके, तो इतना चीज़ों को आपको याद रखना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा, नेक्स्ट जो लेक्चर हमारा है, मे बी वर्क पावर एनर्जी पे बेस्ड है ना, तो वर्क पावर एनर्जी को कंप्लीट करेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।